गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का 4th पार्ट फिनिश किया था, जिसका नाम था डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 5th पार्ट, जो कि है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। इन स्लेवरी का मीनिंग क्या होता है? स्लेवरी का मीनिंग होता है गुलामी। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. अब क्या था? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन सोशल रिफॉर्म हुआ, यानी जो भी जैकोबिन रिजीम के साथ था, स्लेवरी पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए फ्रेंच कॉलोनी में। मतलब क्या था? फ्रेंच कॉलोनी से जो भी स्लेवरी है वो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए। फिर क्या था? जो कॉलोनीज़ थी कैरिबियन में जो कॉलोनीज़ थी लाइक मार्टिन, गॉडलॉप एंड सेंट डोमिंगो, ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे। किन किन चीज़ों के सप्लायर्स थे? इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी के। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. अब बट जो यूरोपियन थे उन्होंने कहा कि हम दूर दूर जाएंगे और वहाँ जाकर काम करेंगे, और इससे क्या होने लगा? लेबर का जो शॉर्टेज है वो कम होने लग गया। लेबर्स की क्या शॉर्टेज आना स्टार्ट हो गई। So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. अब यहाँ पर क्या आया? एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यानी कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये कंट्रीज़ थी जिसने ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? उन्हें ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड उन लोगों ने स्टार्ट किया। देखिए, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। अब इस स्लेव ट्रेड की शुरुआत कब हुई? 17th सेंचुरी में जाकर इस स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्जोक्स एंड नेंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। ओके, अब क्या होने लगा कि अब फ्रेंच मर्चेंट्स जो हैं वो बोर्जेक्स एंड नेंटेक्स के पोर्ट पर जाते थे, वहाँ से फिर अफ्रीकन पोर्ट्स पर जाते थे, और वहाँ से बहुत सारे गुलामों को वहाँ के लोकल चीफ से लेकर आते थे, और वहाँ से जो लोकल जो चीफ थे उनसे लेकर आते थे। ब्रांडेड एंड शेकल, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। अब क्या था? अब ये जो स्लेव्स थे इन्हें बहुत टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप में 3 months के लिए, क्योंकि उन्हें अटलांटिक से कैरेबियन जाना होता था। अटलांटिक से कैरेबियन उनको जाना होता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, और वहाँ उन्हें प्लांटेशन ऑनर को बेच दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in Europe markets for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperities to the flourishing slave trade. अब क्या था? अब इन लोगों की वजह से यूरोप में शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो की जो डिमांड थी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. अब क्या हुआ? पूरी 18th सेंचुरी में बहुत कम ऐसा हुआ कि ये जो स्लेवरी हो रही थी फ्रांस में, इस पर कोई ऑपोजिशन हुआ हो। बहुत कम ऐसा हुआ कि इस पर कोई ऑपोजिशन हुआ हो। अब ये जो नेशनल असेंबली थी, क्या था? अब ये जो नेशनल असेंबली थी
इसने बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स की कि क्या ये जो मेन है क्या इनके राइट्स को बढ़ाना चाहिए वो सारे फ्रेंच लोगों के लिए जो कॉलोनीज़ में काम करते हैं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade। लेकिन क्या हो गया, बट उन्होंने कोई लॉ पास नहीं करा क्योंकि उन्हें डर था कि जो अपोजिशन के जो बिजनेसमैन हैं उनकी सारी जो इनकम है वो स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंडेंट थी। किस पर डिपेंडेंट थी? स्लेव ट्रेड पर ही उनकी जो इनकम थी वो डिपेंडेंट थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन within in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure 10 years later. Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the rights to enclave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848। अब क्या हुआ, फिर एक कन्वेंशन में 1794 में फाइनली जो है एक लॉ पास करी गई कि सारे जो स्लेव्स हैं ओवरसीज़ में उन्हें सबको छोड़ दिया जाए। क्या पास करी गई कि जितने भी स्लेवरी हैं जो ओवरसीज़ में हैं उन सबको छोड़ दिया जाए। 10 साल के बाद नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? 10 साल के बाद में नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेवरी को फाइनली एबोलिश कर दिया गया फ्रेंच कॉलोनी में 1848 के अंदर। तो यहाँ पर इसका ये जो पार्ट है ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ दिस द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं और ये भी कल फिनिश हो जाएगा। देन इसके बाद में हम इसका एक्सरसाइज जो है हम लोग वो लेंगे।